गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो लास्ट क्लासेस का रिवीजन भी करते रहना है साथ साथ पढ़ने के, ठीक है। तो आज हम लोग जो हमारा पार्ट बी था, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन, इसका अंतिम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्ट ए डिस्कस कर लिया था, पार्ट बी का सबसे अंतिम टॉपिक है पारिस्थितिक अंतः क्रियाएं, इसको डिस्कस करते हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे पार्ट सी को, पार्ट सी जहां पर हमने रखा हुआ है पोल्यूशन, तो पार्ट सी डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग पारिस्थितिक अंतः क्रियाएं। पारिस्थितिक अंतः क्रियाएं, ध्यान रहे कॉन्सेप्ट को इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, CTIONS है, स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। तो ध्यान रहे टॉपिक जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे के टॉपिक का रिवीजन बहुत जरूरी है, साथ साथ टॉपिक का रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आगे जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी डायमेंशंस के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, ऐसे ही टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस को भी लेकर के आएंगे और 1 to 1 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को टैकल करने की स्थिति में होंगे आप लोग, ठीक है। तो टॉपिक को अच्छे से अगर समझते हुए चलेंगे तो फिर प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करना हो अथवा मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना हो बहुत ही आसान हो जाता है। और ये तो बेसिक से इंफॉर्मेशन है या हम कह सकते हैं बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार अगर इनकी अच्छी समझ बन गई तो फिर मेंस के टॉपिक जो आएंगे, जो मेंस का जो सेगमेंट होता है वहां पर भी लिखना बहुत आसान हो जाता है, टॉपिक की अगर समझ बनी होती है तो, ठीक है। चलिए, यहां इकोलॉजिकल इंटरेक्शन में सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं सिम्बायोसिस या सहजीविता। तो सहजीविता को पहले डिस्कस करते हैं। सहजीविता या सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस अथवा सहजीविता। अब देखिए सहजीविता क्या है। तो मान लीजिए कि दो जातियां हैं, एक जाति है ए और एक है बी जाति, ठीक। एक है ए जाति और एक है बी जाति, ये दो जाति के सदस्य हैं। इन दो जातियों के सदस्यों के मध्य, इन दो जातियों के सदस्यों के मध्य का कोरिलेशन है, एक अंतः संबंध है। तो आप कह सकते हैं ये है एक प्रकार का कोरिलेशन या अंतः संबंध। और कैसा अंतः संबंध है? एक ऐसा अंतः संबंध है जिसमें दोनों जाति के सदस्य एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने आश्रय एवं पोषण को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार का कोरिलेशन है या अंतः संबंध है, और इस अंतः संबंध में सदस्य या जातियों के सदस्य क्या करते हैं, आश्रय, अपना हैबिटेट और अपना पोषण अथवा भोजन हम कह सकते हैं, इन दोनों को साझा करते हैं। क्या करते हैं? आप कह सकते हैं साझा करते हैं। तो सिम्बायोसिस अथवा सहजीविता क्या है?
सहजीविता दो जाति के सदस्यों के मध्य एक ऐसा संबंध है जिस संबंध में जाति के सदस्य एक दूसरे के साथ अपने आवास और पोषण को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। एग्जाम्पल पे फोकस करना है क्योंकि प्रश्न जो बनता है वो एग्जाम्पल से बनता है। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि लाइकेन। तो एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एक इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। ठीक, लाइकेन में क्या है? तो लाइकेन में एक होता है कवक और शैवाल। तो लाइकेन शैवाल यानी कि एल्गी, और शैवाल के साथ साथ क्या है? कवक। शैवाल और कवक इन दोनों के मध्य में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, सहजीवी संबंध होता है। शैवाल क्या है? तो आप जानते हैं शैवाल है पादप। तो शैवाल क्या है? शैवाल है पादप है अथवा प्लांट है, और पादप है इसलिए ये क्या करता है? शैवाल करता है फोटोसिंथेसिस अथवा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो ये करता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और दूसरी तरफ होता है कवक यानी फंजाई। तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन निर्माण का कार्य करता है। और दूसरी तरफ होता है कवक, ये इसे प्रदान करता है आश्रय अथवा सुरक्षा। आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है किसे? शैवाल को। बदले में शैवाल इस कवक को क्या देता है? शैवाल इसे देता है भोजन, भोजन प्रदान करता है, और दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। तो ध्यान रहे लाइकेन में क्या है? तो लाइकेन शैवाल और कवक के मध्य में एक प्रकार का सह संबंध बनता है, एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशन बनता है, और इस प्रकार के सह संबंध में दोनों ही जाति के सदस्य क्या कर रहे हैं? तो भोजन और आश्रय को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, और साझा करने के क्रम में क्या है? एक दूसरे के साथ रहते हैं। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी भी इससे प्रश्न पूछ चुका है इस एग्जाम्पल से। ठीक, एक दूसरा और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक होए लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य होते हैं, सरल भाषा में कहूं तो दलहन कुल के जो सदस्य हैं, दलहनी पौधे, और इन दलहनी पौधों की जड़ों में होता है क्या? राइजोबियम। तो कौन से सदस्य? आप कह सकते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य। ये इनके जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में होता है राइजोबियम। ठीक है, तो पौधे की जड़ में होता है राइजोबियम, और राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन का संश्लेषण करता है, या हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करता है। तो ये करता है नाइट्रोजन का फिक्सेशन। बायो में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में कि नाइट्रोजन का ये करता है फिक्सेशन, और फिक्सेशन करने के पश्चात पौधे को प्रदान करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है प्रोटीन निर्माण में, और जो पौधे हैं ये क्या कर रहा है? बदले में पौधा इसे प्रदान करता है आवास और सुरक्षा प्रदान करता है, और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। इस प्रकार जो संबंध बन रहा है, इस प्रकार के संबंध को हम सिम्बायोटिक संबंध या सहजीवी संबंध कहते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल हमने जब पढ़ा था, ध्यान है आप लोगों को, ध्यान होगा कि जब हमने पढ़ा था महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में या सागरीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में,
और वहां पर कोरल्स के बारे में पढ़ा था, और मैंने बताया था कि जूजेंथेली और कोएलेंट्रेटा। तो आप एक तीसरा एग्जाम्पल भी जानते हैं कि जूजेंथेली और कोएलेंट्रेटा भी एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बना करके रखते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर देखिए, कोई भी सदस्य नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होता, बल्कि दोनों ही सदस्य सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो कीवर्ड क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सहजीवी संबंध है या सहजीविता है, ये एक प्रकार की कैसी अंतःक्रिया है, तो आप कह सकते हैं ये एक प्रकार की सकारात्मक पारिस्थितिक अंतःक्रिया है। क्या है, तो यहां पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि सहजीविता एक प्रकार का सकारात्मक पारिस्थितिक अंतःक्रिया का उदाहरण है। क्या है, तो सकारात्मक पारिस्थितिक अंतःक्रिया है। कोई भी सदस्य नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होता। ठीक, अब सहजीविता हमने डिस्कस कर ली। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सहभोजिता, कॉमन्सलिज्म के बारे में। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है डिस्कशन का वो है सहभोजिता। सहभोजिता, ठीक है, कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म, ठीक। अब देखिए कॉमन्सलिज्म कैसा संबंध है। तो कॉमन्सलिज्म अथवा जिसे हम क्या कह रहे हैं, सहभोजिता। सहभोजिता ऐसा संबंध होता है जिसमें दो अथवा दो से अधिक जातियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, लेकिन इन दोनों के मध्य में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई अंतःक्रियाएं नहीं होती हैं। तो कैसा, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई एक जाति है, कोई बी जाति है, और ये क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों सदस्य क्या कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, यानी आवास को साझा कर रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि ये साथ साथ रह रहे हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इनके मध्य में किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा, किसी भी प्रकार की क्या नहीं हो रही, अंतःक्रिया नहीं हो रही। इनके मध्य में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। इस प्रकार का जो संबंध होता है यह सहभोजिता कहलाता है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ में गिलहरी भी रह रही है, कौवा भी रह रहा है, कबूतर भी रह रहा है ना, और सब मजे से रह रहे हैं। कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहा, ना नुकसान पहुंचा रहा, बल्कि सभी क्या कर रहे हैं, एक ही पेड़ में रह रहे हैं, आवास उनके लिए कॉमन है, आवास साझा कर रहे हैं। लेकिन एक जाति का सदस्य दूसरे जाति के सदस्य को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा, ना तो पॉजिटिव तरीके से, ना ही पॉजिटिव तरीके से, और ना ही नेगेटिव तरीके से, कोई भी प्रभाव नहीं डालता। एक दूसरे के साथ हैं लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य के आंत में इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, और मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला इकोलाई बैक्टीरिया भी, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता मनुष्य को। तो आवास साझा कर रहा है, मनुष्य की आंत में रहता है, लेकिन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इससे कोई फायदा भी नहीं है, ना तो इससे कोई नुकसान ही है। तो एक ऐसा संबंध बन रहा है जिससे इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो कैसे इसे कहा जाता है क्या, सहभोजिता। ठीक, तो सहभोजिता ऐसा संबंध है जिसमें जीव आवास को तो साझा करते हैं लेकिन आपस में अंतःक्रियाएं नहीं करते, ना तो एक दूसरे को सकारात्मक रूप से अथवा ना ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करते। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। अब जो तीसरी अंतःक्रिया है, तीसरी अंतःक्रिया है, इसे कहा जाता है स्पर्धा, कंपटीशन।
स्पर्धा, स्पर्धा अथवा कंपटीशन कहते हैं। अब कंपटीशन क्या है? तो कंपटीशन जो है ये एक प्रकार की नकारात्मक, नेगेटिव इंटरेक्शन है, एक प्रकार की नकारात्मक अन्योन्य क्रिया है। क्या है ये? तो आप कह सकते हैं ये नकारात्मक अंतः क्रिया है। नकारात्मक अंतः क्रिया है। दो तरह से हो सकती है, या तो एक ही जाति के सदस्यों के मध्य हो, या तो अलग अलग जाति के सदस्यों के मध्य हो। तो ये कैसे हो सकती है? स्पर्धा दो तरह से हो सकती है, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, और अलग अलग जातियों के सदस्यों के मध्य। इस प्रकार की अंतःक्रिया में क्या होता है? तो ये एक ऐसी अंतःक्रिया है जो नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है, और स्पर्धा के अंतर्गत एक जाति नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाती है। ठीक है? या हो सकता है कि दोनों ही जातियां नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में? तो क्या हुआ? गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, तीनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना? और अंततः तीनों ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गए। तो स्पर्धा क्या है? कंपटीशन को पारिस्थितिक तंत्र में एक ऐसी अन्योन्य क्रिया के रूप में माना जाता है जो कि नकारात्मक होती है, और इस प्रकार की नकारात्मक अन्योन्य क्रिया के द्वारा या तो एक सदस्य अथवा दोनों सदस्य, अथवा एक जाति का सदस्य अथवा दोनों ही जातियों के सदस्य नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। और ये अन्योन्य क्रिया एक ही जाति के सदस्यों के मध्य भी हो सकती है, और दो अलग अलग जातियों के सदस्यों के मध्य भी हो सकती है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है परजीविता या पैरासाइटिज्म। तो अगला 3-4 पॉइंट जो भी होगा लगा लीजिएगा। क्या है? परजीविता, पैरासाइटिज्म। अब देखिए परजीविता क्या होती है। परजीविता भी एक प्रकार की नकारात्मक अन्योन्य क्रिया है। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का निगेटिव इंटरेक्शन है, एक प्रकार की नकारात्मक अन्योन्य क्रिया है। एक होता है परजीवी, पैरासाइट, और एक होता है परपोषी, होस्ट। अब जो ये परजीवी है, ये परजीवी इस परपोषी से आवास या आश्रय और पोषण दोनों ही प्राप्त कर लेता है। तो परजीवी जो है, परजीवी क्या कर रहा है? पैरासाइट इस परपोषी से आवास भी प्राप्त कर ले रहा है और इससे पोषण भी प्राप्त कर ले रहा है। तो ये तो पॉजिटिव रूप से प्रभावित हुआ। लेकिन ये जो परपोषी है, ये क्या हुआ? नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया, इस पर निगेटिव इफेक्ट पड़ा, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। इस प्रकार की अंतःक्रिया को परजीविता कहते हैं। तो परजीविता पारिस्थितिक तंत्र की एक ऐसी अंतःक्रिया है जिस अंतःक्रिया के मध्य किसी एक प्रजाति अथवा जाति का सदस्य किसी अन्य जाति के सदस्य के साथ सदस्य का आश्रय और आवास दोनों ही प्राप्त करता है अन्य जाति के सदस्य से।
तो आश्रय और आवास प्राप्त करने के क्रम में जिस जाति से आश्रय और आवास प्राप्त करता है यानी परपोषी से, उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, आपकी लाइफ में भी हो सकता है ऐसे परजीवी हो, तो समझ जाइएगा अगर हो तो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, तो मानव जू, जैसे कि एग्जाम्पल है क्या, मानव जू सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। जो जू पड़ जाते हैं बालों में, आपके सर में रहता भी है और खून भी चूसता है ना, तो क्या है, आवास उसको मिल गया आपका सर, और भोजन क्या मिल गया, जो आपका खून चूस रहा है, तो आश्रय और पोषण दोनों मिल गया। एक अन्य एग्जाम्पल है अमरबेल। ठीक है, अमरबेल आप लोगों ने देखा होगा, सामान्य रूप से पेड़ के ऊपर रहती है और क्या करती है, पेड़ के ऊपर रहती है और उससे आवास भी प्राप्त करती है और पोषण भी प्राप्त करती है। अमेरी वो सॉरी ऐसा ही एक परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया परजीवी है। तो एक परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये क्या है, तो प्लाज्मोडियम है मलेरिया परजीवी। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। इस मलेरिया परजीवी के कारण क्या होता है, तो मलेरिया बीमारी हो जाती है। ऐसा ही एक परजीवी होता है ट्रिपेनोसोमा, नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, अगर नहीं सुना तो लिख लीजिएगा इसका नाम। एक परजीवी है, इसका नाम क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा। ये जो ट्रिपेनोसोमा है, ये भी एक प्रकार का क्या है, परजीवी है, और इस ट्रिपेनोसोमा के कारण सोने की बीमारी होती है। ठीक है, इधर प्लाज्मोडियम के कारण क्या हो रहा है, मलेरिया परजीवी है, मलेरिया रोग हो रहा है। तो ट्रिपेनोसोमा क्या है, ट्रिपेनोसोमा भी एक प्रकार का परजीवी है, और ट्रिपेनोसोमा के कारण सोने की बीमारी होती है, और इसकी जो वाहक है वो होती है सी मक्खी। तो एक मक्खी होती है सीसी मक्खी, ट्रिपेनोसोमा की वाहक है, और इसका तो आप लोग जानते ही होंगे, मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है, इसकी वाहक होती है मादा एनाफिलीज, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ट्रिपेनोसोमा है। ऐसा ही एक परजीवी होता है पक्सीनिया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। क्या नाम है, तो इस परजीवी का नाम है पक्सीनिया। ठीक, पक्सीनिया क्या है, तो पक्सीनिया भी एक प्रकार का परजीवी है, और इस पक्सीनिया के कारण धान्य फसलों में रस्ट रोग पैदा हो जाता है। तो पक्सीनिया से क्या है, तो आप कह सकते हैं इसके कारण धान्य फसलों में रस्ट रोग होता है। ठीक है, तो पक्सीनिया के कारण धान्य फसलों में रस्ट रोग की बीमारी हो जाती है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, पैरासाइटिज्म या परजीविता को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पैरासाइटिज्म के बाद होता है प्रेडेशन। प्रेडेशन का मतलब है क्या, परभक्षण। तो परभक्षण तो आपको पता ही है, लिख लीजिएगा इसके बारे में भी, प्रेडेशन या परभक्षण। तो परभक्षण पारिस्थितिक तंत्र की ऐसी अंतःक्रिया है जिस अंतःक्रिया में एक जीव दूसरे जीव का भक्षण कर लेता है। जैसे शेर ने हिरण को खा लिया, जैसे चूहे को खा लिया किसने, तो सांप ने खा लिया। तो परभक्षण, तो परभक्षण भी एक प्रकार की अंतःक्रिया है, और इस अंतःक्रिया में एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का भक्षण कर लिया जाता है। अब एक अंतःक्रिया होती है एंटीबायोसिस।
प्रतिजीविता, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो परभक्षण इसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग। परभक्षण और परभक्षण पारिस्थितिक तंत्र की ऐसी अंतःक्रिया है जिसके अंतर्गत एक जाति के सदस्य के द्वारा किसी अन्य जाति के सदस्य का भक्षण कर लिया जाता है, जैसे शेर के द्वारा हिरण का शिकार अथवा भक्षण। ठीक, अब हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस। प्रतिजीविता, एंटीबायोसिस। प्रतिजीविता क्या है देखिए। प्रतिजीविता ऐसी अन्योन्य क्रिया है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से एक जाति किसी दूसरी जाति के सदस्य को प्रभावित नहीं करती। तो इस एंटीबायोसिस में कोई एक जाति का सदस्य किसी अन्य जाति के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, बल्कि मान लीजिए ये कोई एक जाति का सदस्य है और ये है कोई बी जाति का सदस्य, तो ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये कोई ऐसे पदार्थ निकाले, क्या निकाले? कुछ ऐसे पदार्थ उत्सर्जित करे, कुछ ऐसे एंजाइम उत्सर्जित करे जिससे इस सदस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं एंटीबायोसिस। तो प्रतिजीविता क्या है? प्रतिजीविता एक ऐसी अंतःक्रिया है, प्रतिजीविता एक ऐसी अंतःक्रिया है जिस अंतःक्रिया के द्वारा किसी एक जाति के सदस्य के द्वारा किसी अन्य जाति के सदस्य को प्रत्यक्षतः प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जाति के सदस्य के द्वारा उत्सर्जित कुछ पदार्थों से किसी अन्य जाति के सदस्य पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे तालाब है, मान लीजिए कि कोई तालाब है और इस तालाब में नील हरित शैवाल है। क्या है? नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल एक पदार्थ निकालती है, इसे कहते हैं माइक्रोसिस्टिस हाइड्रोजाइलामाइन। नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये कुछ पदार्थों का उत्सर्जन करती है और ये एक प्रकार का विषैला पदार्थ होता है जिसे कहते हैं माइक्रोसिस्टिस हाइड्रोजाइलामाइन। और ये एक प्रकार का विषैला पदार्थ है और इस विषैले पदार्थ के कारण तालाब का जो जल है ये क्या हो जाता है? ये विषाक्त हो जाता है। इसने निकाला क्या पदार्थ? जब ये सड़ता है तो इसके सड़ने से निकलता है माइक्रोसिस्टिस हाइड्रोजाइलामाइन, और जो ये पदार्थ है ये क्या किया? इस जल को विषाक्त कर दिया और इस पानी का इस्तेमाल जो करेगा जीव, जो भी जीव इस पानी का इस्तेमाल करेगा वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यहां पर जो मछलियां हैं वो मछलियां भी पानी का इस्तेमाल करेंगी तो मछलियों की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार की जो अंतःक्रिया है इसे कहते हैं एंटीबायोसिस। यानी एंटीबायोसिस क्या है? प्रतिजीविता क्या है? पारिस्थितिक तंत्र की एक ऐसी अन्योन्य क्रिया जिसमें किसी एक जाति के सदस्य के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का किसी अन्य जाति के सदस्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि अन्य जाति के सदस्य की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी प्रक्रिया को प्रतिजीविता अथवा क्या कहते हैं? एंटीबायोसिस कहते हैं। जैसे कि किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में नील हरित शैवाल के द्वारा उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ माइक्रोसिस्टिस एंटीजाइलामाइन के द्वारा क्या हो जाता है? हाइड्रोजाइलामाइन के द्वारा जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित हो जाता है, मछलियों अथवा अन्य जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो माइक्रोसिस्टिस हाइड्रोजाइलामाइन का ध्यान रखिएगा यहां पर। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पार्ट बी, और पार्ट बी का जो बचा हुआ टॉपिक था वो आज हमने कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था प्लान हमारा कि किस तरह से टॉपिक आगे बढ़ेंगे।
तो पार्ट ए, जो पार्ट ए था, इस पार्ट ए में तो हमने बेसिक सा बातें डिस्कस कर ली थी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर के बेसिक से कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सेकेंड पार्ट जो था, इस सेकेंड पार्ट में हमने डिटेल में ये बात डिस्कस कर ली। क्या डिस्कस कर लिया कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो बातें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में क्या था, तो पार्ट सी में था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण। तो अब हेडिंग लगाइए आप लोग, पर्यावरण प्रदूषण। चलिए, पर्यावरण प्रदूषण अथवा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि प्रदूषण क्या है, और फिर ये जानते हैं कि प्रदूषक क्या है। तो पहले तो समझते हैं कि प्रदूषण क्या है और प्रदूषक क्या है। पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, पोल्यूशन और पोल्यूटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर डिस्कस करेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट या इंपॉर्टेंट पोल्यूशन, हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण के में प्रदूषण के प्रकार। ठीक, चलिए पहले डिस्कस करते हैं प्रदूषण के बारे में। प्रदूषण क्या होता है, तो प्रदूषण है अवांछनीय परिवर्तन। क्या है, तो प्रदूषण है अनवांटेड चेंज या अवांछनीय परिवर्तन है। क्या है, एक प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन है, अनवांटेड चेंज है। और कैसा अनवांटेड चेंज है, अवांछनीय परिवर्तन है, तो आप कह सकते हैं वायु, जल, मृदा आदि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन है। किसमें, तो हम कह सकते हैं मृदा, वायु, जल इत्यादि, मृदा, वायु, जल इत्यादि में के किसमें, तो इनकी भौतिक, इनकी रासायनिक, इनकी जैविक संरचना में। तो वायु, जल, मृदा इत्यादि की भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन ही कहलाता है प्रदूषण। और जो कारक, जो फैक्टर क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं प्रदूषक। तो प्रदूषक क्या हैं, आप कह सकते हैं प्रदूषक ऐसे तत्व हैं जो ये परिवर्तन लाते हैं, ये अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं। तो प्रदूषक क्या हुए, तो प्रदूषक ऐसे तत्व हैं जो वायु, जल अथवा मृदा की भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक संरचना में परिवर्तन लाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। अब देखते हैं कि प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, तब तो प्रदूषण को समझेंगे। तो प्रदूषक कितने प्रकार से हैं, तो आप हेडिंग लगा सकते हैं प्रदूषकों के प्रकार। ठीक, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रदूषकों के प्रकार में क्या,
कि प्रकृति में विघटन के आधार पर। तो पहले बात करते हैं हम लोग क्या, प्रदूषकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट। ठीक है, प्रदूषकों के प्रकार। और सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या, तो प्रकृति में विघटन के आधार पर। तो पहला जो है इसको बांटने का तरीका वो है क्या, प्रकृति में विघटन के आधार पर, डिकम्पोजिशन के आधार पर। और प्रकृति में विघटन के आधार पर प्रदूषक दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं निम्नीकरणीय प्रदूषक, निम्नीकरणीय प्रदूषक, या हम कह सकते हैं डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, या हम कह सकते हैं इन्हें जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक भी कहते हैं। तो अथवा अगर लिखा हुआ आए क्या, बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरण, एक ही बात है। तो निम्नीकरणीय प्रदूषक आए अथवा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक आए तो एक ही बात है। दूसरी तरफ होते हैं अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक अथवा अनिम्नीकरणीय, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, या हम कह सकते हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। अब पहले तो डिस्कस करते हैं हम लोग जो डिग्रेडेबल हैं, जो बायोडिग्रेडेबल हैं, इनके बारे में, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों के बारे में। तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक पर्यावरण में उत्पन्न ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका प्रकृति में स्वतः विघटन हो जाता है, या हम क्या कह सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में स्वतः विघटन हो जाता है। तो ऐसे प्रदूषक जिनका पारिस्थितिक तंत्र में स्वतः विघटन हो जाए, स्वतः विघटन हो जाए, सेल्फ डिकम्पोजिशन हो जाए, तो स्वतः विघटन हो जाए, ऐसे प्रदूषकों को पारिस्थितिक तंत्र के क्या कहा जाता है, निम्नीकरणीय प्रदूषक कहा जाता है। अच्छा, विघटन स्वतः होने का मतलब क्या है, तो विघटन स्वतः होने का मतलब है कि विघटन का कार्य करते हैं अपघटक, आप जानते हैं। तो यहां स्वतः का मतलब है कि अपने से नहीं हो रहा है, बल्कि अपघटकों के माध्यम से विघटन हो रहा है। तो अपघटकों के माध्यम से ऐसे प्रदूषक जिनका अपघटकों के माध्यम से पर्यावरण में विघटन हो गया अथवा पारिस्थितिक तंत्र में विघटन हो जाता है, ऐसे प्रदूषकों को जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि सीवेज है ना, से निकलने वाला जो कूड़े करकट होता है, जैसे कि डोमेस्टिक कूड़ा करकट जो होता है ना। तो जब तक कि इनकी मात्रा नियंत्रित होती है, ध्यान रखिएगा, जब तक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों की मात्रा नियंत्रित होती है और इनका स्वतः विघटन, यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा इनका विघटन होता रहता है, हम कह सकते हैं अपघटकों के द्वारा जब तक कि इनका विघटन होता रहता है, तब तक तो ये प्रदूषक का कार्य नहीं करते, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों के चक्रीय प्रवाह को बनाए रखने में मदद करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि जब जटिल पदार्थों का जब जटिल पदार्थों का विघटन होगा तभी तो वो सरल पदार्थों में मिलेंगे, मिट्टी में चले जाएंगे और फिर मृदा से पुनः चक्रीय प्रवाह होता रहेगा।
तो जब तक कि इनकी मात्रा नियंत्रित होती है, जब तक कि इनकी मात्रा निश्चित होती है, तब तक तो ये विघटन का कार्य नहीं करते। लेकिन इनकी मात्रा के अनियंत्रित होने के पश्चात, यानी कि इनकी मात्रा अगर एक सीमा से अधिक बढ़ जाए तब, और इनका स्वतः विघटन होने में समय लगने लगे, तब ये प्रदूषक का कार्य करने लगते हैं। तो जब इनकी मात्रा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तब ये पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषक का कार्य करने लगते हैं। बस एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो जब तक कि इनकी मात्रा नियंत्रित है तब तक तो ये विघटन का कार्य नहीं करते, लेकिन जब इनकी मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है तब ये पारिस्थितिक तंत्र में विघटन का कार्य तब ये पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषक का कार्य करने लगते हैं। और इनकी मात्रा के अधिक बढ़ने से क्या हो सकता है, तो इनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ने से पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो सकता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब इनकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है तब ये प्रदूषक का कार्य करते हैं, तब ये प्रदूषक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं। ठीक, तो जैव निम्नीकरणीय, जैसे कि यहां ध्यान रखिएगा डोमेस्टिक वेस्ट, जैसे कि सीवेज, तो सीवेज है, यहां लिख लीजिएगा सीवेज, सीवेज डैश कामा डोमेस्टिक वेस्ट इत्यादि। ठीक है, फल सब्जियां इत्यादि का अपशिष्ट जो है। तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक ऐसे प्रदूषक हैं जिनका पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के द्वारा स्वतः विघटन हो जाता है अथवा आसानी से विघटन हो जाता है। जब तक कि इनकी मात्रा नियंत्रित होती है ये पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण का कार्य नहीं करते, किंतु इनकी मात्रा के अत्यधिक बढ़ने के पश्चात या एक सीमा से अधिक मात्रा बढ़ने के पश्चात ये पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण का कार्य करने लग जाते हैं। इनसे विषैली गैसें निकलती हैं, आसपास के वातावरण में दुर्गंधपूर्ण माहौल को उत्पन्न कर देती हैं। तो ये क्या करेंगे फिर, तो ये पदार्थ फिर पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण फैलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक या नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट के बारे में। ठीक, ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका विघटन पारिस्थितिक तंत्र में स्वतः नहीं होता, यानी कि अपघटकों के द्वारा विघटन नहीं होता, अथवा विघटन बहुत लंबी प्रक्रिया के पश्चात, बहुत लंबे समय अंतराल के पश्चात होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, विघटन अपघटकों के द्वारा नहीं, विघटन अपघटकों के द्वारा नहीं, अथवा अत्यंत लंबे समय अंतराल के पश्चात। तो अनिम्नीकरणीय प्रदूषक पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के द्वारा विघटन बिल्कुल नहीं होता, अथवा विघटन अगर होता भी है तो अत्यंत लंबे समय के पश्चात होता है और पूर्ण रूप से विघटन नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। इस प्रकार के प्रदूषकों को पारिस्थितिक तंत्र के अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि प्लास्टिक, इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि पारा के कण, जैसे कि डीडीटी, जैसे कि कैडमियम, जैसे कि थोरियम, अगर ये सब तत्व आ जाते हैं और शामिल हो जाते हैं इकोसिस्टम में, तो ये ऐसे तत्व हैं, ऐसे प्रदूषक हैं जिनका पारिस्थितिक तंत्र में स्वतः विघटन नहीं होता अथवा विघटन अत्यंत लंबे समय अंतराल के पश्चात होता है। तो ज्यादा खतरनाक प्रदूषक है। अब ध्यान से समझिएगा दो बातें और। मान लिया हमने क्या कि अब ये जो प्रदूषक हैं प्रवेश कर रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में, तो उत्पादक है,
इस पर आश्रित हैं शाकाहारी, इस पर आश्रित हैं मांसाहारी, शीर्ष मांसाहारी। हम कह सकते हैं ट्रॉपिक लेवल 1 है, ट्रॉपिक लेवल 2 है, ट्रॉपिक लेवल 3 है, आगे जाकर के ट्रॉपिक लेवल 4 भी हो सकता है ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हो सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ये प्रदूषक शामिल हो गए और पारिस्थितिक तंत्र में इन प्रदूषकों के शामिल होने पर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका संकेंद्रण भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर इसे कहेंगे बायोमैग्नीफिकेशन की प्रोसेस। तो जैसे जैसे अगर ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है और ट्रॉपिक लेवल बढ़ने के साथ साथ इन कौन से प्रदूषक हम कह रहे हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, इन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ये क्या दर्शाएंगे? बायोमैग्नीफिकेशन दर्शाएंगे। इसे हम क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी सांद्रता या इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। इस प्रक्रिया को कहेंगे बायो मैग्निफिकेशन। ठीक, तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे प्रदूषक हैं जो कि क्या दर्शा रहे हैं? जैविक आवर्धन को दर्शा रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक आवर्धन की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात मुझे बताइए कि समय के साथ अगर मैं इस ग्राफ में इधर टाइम को रख दूं और समय के पश्चात इंडिविजुअल ट्रॉपिक लेवल पे, किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे इन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, तो क्या कहेंगे इसे? टाइम के साथ अगर समय बढ़ता जा रहा है और इन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की सांद्रता किसी भी ट्रॉपिक लेवल में समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 15 वर्ष के पश्चात मात्रा और अधिक बढ़ गई, तो इसे क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर इस प्रोसेस को कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहेंगे इसे? तो हम कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। तो ध्यान क्या रखना है? ध्यान इस बात का रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र में नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो बायोमैग्निफिकेशन, जैविक आवर्धन और बायो एक्यूमुलेशन, जैविक संचयन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। लिख लेना है, अंडरलाइन कर लेना है बुलेट पॉइंट बना के। तो जैव कौन से प्रदूषक? तो अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, लिख लीजिएगा पॉइंट बना करके। अनिम्नीकरणीय प्रदूषक पारिस्थितिक तंत्र के, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक पारिस्थितिक तंत्र के ऐसे प्रदूषक होते हैं जो जैविक आवर्धन एवं जैविक संचयन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रहे, प्लास्टिक है, डीडीटी है ना, भारी धातुएं हैं, ये सब क्या हैं? तो अनिम्नीकरणीय हैं और मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण हैं, प्रदूषक हैं। क्या हैं? तो ये मानव जनित प्रदूषक हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये हैं मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक हैं। चाहे डीडीटी हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे कैडमियम हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे पारा के कण हो, ये सब क्या हैं?
तो मानव के द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से, या हम कह सकते हैं मानव के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान न रखते हुए इनका इस्तेमाल करना, और इसके पश्चात ये पहुंच जाते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। और जब पारिस्थितिक तंत्र में पहुंचते हैं तो जैव आवर्धन और जैव संचयन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इन प्रदूषकों को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका नाम ध्यान रखिएगा, इन्हें कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। तो ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिन्हें एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या कि जो गैर निम्नीकरणीय प्रदूषक होंगे, मानव के द्वारा चूंकि उत्पन्न किए जा रहे हैं और मानव के द्वारा उत्पन्न होने के कारण पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करते हैं और जैव संचयन जैव आवर्धन को बढ़ावा देते हैं, इन्हें एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक भी कहते हैं। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। पहला तो हमने डिस्कस कर लिया विघटन के आधार पर, प्रकृति में विघटन के आधार पर, यह पहला पॉइंट था। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं क्या? वातावरण में उत्पत्ति के आधार पर। तो दूसरा पॉइंट लगाइएगा आप लोग, सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? वातावरण में उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, चलिए, वातावरण में उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों को दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक और दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। तो दो भागों में बांटते हैं, ध्यान रहे। पहला क्या है? पहले हैं, इन्हें कहते हैं हम प्राथमिक प्रदूषक, प्राइमरी पोल्यूटेंट, हेडिंग लगा लीजिएगा, प्राइमरी पोल्यूटेंट, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट अथवा द्वितीयक प्रदूषक, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब देखिए, प्राथमिक प्रदूषक की बात करते हैं पहले। तो प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं? प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्रकृति में अपने मूल रूप में, जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में प्रदूषक का कार्य करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रकृति में अपने मूल रूप में प्रदूषक का कार्य करते हैं। तो ऐसे प्रदूषक हैं जो अपने मूल रूप में क्या हैं? तो प्रदूषक है। तो प्रकृति में जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में प्रदूषक का कार्य करते हैं। हम लिख सकते हैं क्या? प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक हैं जो प्रकृति में अपने मूल रूप में ही प्रदूषक का कार्य करते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में अपने मूल रूप में ही प्रदूषण फैला रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड प्रकृति में अपने मूल रूप में आया, प्रदूषण फैलाने लग गया। जैसे कि हम कह सकते हैं प्लास्टिक अपने मूल रूप में ही प्रदूषण फैलाना शुरू कर देता है। द्वितीयक प्रदूषक की बात करते हैं। द्वितीयक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्रकृति में मूल रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि
वातावरण में रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने के पश्चात प्रदूषक का कार्य करते हैं। तो ये मूल रूप में उत्पन्न नहीं होते, बल्कि कैसे बनते हैं, तो हम कह सकते हैं मूल रूप में उत्पन्न नहीं। तो कैसे बनेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पन्न होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ओजोन, O3, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ओजोन, बार बार पूछता है, द्वितीयक प्रदूषक है, ध्यान रहे। कैसे उत्पन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आगे का पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में हमारा डिस्कशन का पार्ट है, घबराइएगा मत, ठीक है। जैसे ओजोन के अलावा होता है पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, PAN, इसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। तो पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट या पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है, यह भी एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है, मूल रूप में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और प्रदूषण का कार्य करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम ध्यान रहे। तीसरा एग्जाम्पल जैसे कि अमोनिया, यह भी एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड भी एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषक है और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, प्रदूषण का कार्य करता है। तो इस बात को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो यह था प्रदूषकों का नेचर, कैसे प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, कैसे प्रदूषण का कार्य करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रदूषक थे। अब हम लोग बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा, प्रदूषण के प्रकार। हो गया? 2 मिनट में नहीं हो पाएगा, अब लंबा टॉपिक ही चलेगा। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, कल के टॉपिक में इसे आगे बढ़ाएंगे और वहां पर देखेंगे कि प्रदूषण कौन कौन से हैं। वायु प्रदूषण से शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। थैंक यू।